नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ तीन हमारे साथी पत्रकार और एकेडमिशियन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे शमशुल इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे हैं। इनकी रिलीजन और नेशनलिज्म के ऊपर किताबें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। हिंदुत्व के ऊपर बहुत सारी एकेडमिक किताबें और शोध हैं, तो उसके लेखक भी हैं। शमशुल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएल चर्चा में। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे दिवायर की हमारी पत्रकार साथी हैं मिताली मुखर्जी। मिताली हाल ही में लंदन से लौटी हैं एक फेलोशिप से, और इकोनॉमिक अफेयर से जुड़े मसलों को कवर करती रहती हैं। मिताली, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू गाइस। और यहाँ स्टूडियो में हम दो साथी हमारे, जो हमारे एक मेघनाद हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। स्वागत है मेघनाद, आपका भी चर्चा में। नमस्ते अतुल। जो विषय हैं जिस पर एक तो मिताली को हमने जोड़ा है, वो है मसला कि कई सारी चीज़ें पिछले हफ्ते बढ़ी हैं। मतलब एक तो सरकार के कुछ फैसले हैं, मसलन जो गेहूं के निर्यात का जो फैसला था, सरकार ने एब्रप्ट उस पर बैन लगाया है, तो ये एक मुद्दा है। इसके अलावा होलसेल इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है, इनफैक्ट रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। होलसेल इन्फ्लेशन 25 साल के टॉप पे चला गया है, 15% से ऊपर चला गया है। तो ये, और इसके अलावा देश में जो आजकल धार्मिक जो आधार पर एक विवाद और ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हुई है, जिसमें हम रोज़ एक नई चीज़ देखते हैं। कभी मथुरा को लेकर, कभी बनारस को लेकर, काशी को लेकर, कभी कुतुब मीनार को लेकर, कभी जामा मस्जिद को लेकर, कभी ताजमहल को लेकर। तो इन सब पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर इस्लाम साहब हैं इसको और विस्तार से इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए। तो चर्चा में जो सबसे पहली बातचीत हमारी होनी है, वो है सरकार ने जो फैसला किया है गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का। हमने देखा कि करीब मेरे ख्याल से अप्रैल महीने में 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अगर WTO हमारा साथ दे और थोड़ी उस तरह के माहौल बनाए, तो हम पूरे दुनिया को फीड कर सकते हैं और उनका गेहूं और तमाम खाद्य जो सामग्री है उसको निर्यात करने की हमारी स्थिति में है। और ठीक एक महीने के बाद, करीब 13 मई को, हम देख पा रहे हैं कि सरकार ने एब्रप्ट एक डिसीज़न लिया कि जो गेहूं का निर्यात है उसको रोका जाएगा। और तो एक तो दो सवाल इससे पैदा होते हैं। मैं मिताली से इसका जवाब सबसे पहले चाहूँगा। मिताली, एक तो ये कि जब प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठे आदमी के बयानों में इस तरह का एक कहें कि सामंजस्य नहीं दिखता, सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिखता, एक महीने में दो तरह की बातें आती हैं, तो ये क्या बताता है पॉलिसी के लेवल पर टॉप बैठे लोगों के बारे में, कि किसी तरह का उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है या रियलिटी का टच है कि नहीं है, वो क्या बताता है? और इसके अलावा ये जो फैसला लिया गया, इसके पीछे की एक्चुअल वजहें क्या रही? मसलन महंगाई बढ़ गई, या फसल का उत्पादन इस बार कम है, मतलब गेहूं के हमारे पास की उत्पादकता इस बार कम हुई है। क्या क्या वजहें हो सकती हैं इस फैसले की? धन्यवाद। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सोच रही थी कि एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपने बोला कुछ चीज़ों में बढ़त हुई है, जैसे कि इन्फ्लेशन, पर कुछ चीज़ों में इस हफ्ते बहुत बड़ा घाटा भी हुआ है। ये हफ्ता कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आई वाज ट्राइंग टू थिंक कि कोई ऐसी फिल्म हो जहाँ पर दहशत ही दहशत हो, मतलब अर्थक्वेक, फ्लड, सब कुछ साथ में आ जाए और फिर कोई हीरो आके बचा ले। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, वी आर सिटिंग एट अ सिचुएशन जहाँ पर स्टॉक मार्केट खत्म हो गया है इस हफ्ते। रूपी का तो बैंड बज गया है एंड इन्फ्लेशन इज ऑफ कोर्स वेरी हाई। बहुत साल पहले बीजेपी की सरकार थी, तब यशवंत सिन्हा जी मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, और उनको ये टर्म कॉइन कर दिया गया था, यू टर्न मिनिस्टर, क्योंकि उनके इतने डिसीजंस होते थे फिर वो उनको वापस ले लेते थे। सो द प्रेस स्टार्टेड कॉलिंग हिम द यू टर्न मिनिस्टर। अनफॉर्चुनेटली जो है अब ये सरकार एक तरह से यू टर्न सरकार हो गई है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दीज काइंड ऑफ डिसीजंस। अब सवाल ये उठता है, जैसे आपने पूछा कि 2 दिन की अवधि में आपने पहले कहा वी आर रेडी टू फीड द वर्ल्ड,
है ना? भारत के पास इतना गेहूँ है, इतना अन्न है, हम सबको खिला सकते हैं। उसके बाद आपने बोला कि हम ट्रेड डेलीगेशन भेज रहे हैं। 1 नहीं 9 कंट्रीज़ को ट्रेड डेलीगेशन भेजा जाएगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके कुछ ही घंटे बाद आपने सब बंद कर दिया और कहा नहीं नहीं भाई यहाँ पे तो गेहूं की बड़ी किल्लत है, प्रॉब्लम हो रही है, हम अब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो पहला सवाल था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जवाब ये है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली नॉट द मिनिस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड। अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री ने एक दूसरे से बात की होती तो उनको एस्टिमेट होता कि इस साल हमारे पास कितना आउटपुट है। अगर इवन इफ यू डोंट हैव अ क्लियर फिगर, यू हैव एन एस्टिमेट कि शायद इतने मिलियन टन हमारा आउटपुट होगा। अब इस आउटपुट में से हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, हमें खुद कितना खाना है और हमें बाहर कितना हम भेज सकते हैं। ये एस्टिमेट लेने के बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री डिसाइड कर सकते थे मिलजुल कर कि हाँ भाई हम इतना दे सकते हैं, इतनी लोगों की मदद कर सकते हैं बाहर, और इतना हम नहीं दे सकते हैं, ये हमें अपने लिए चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि सारी डिसीजंस एक ही जगह से आ रही हैं और कुछ गिने चुने लोगों से आ रही हैं। अगर पीएमओ सारी डिसीजंस लेंगी तो फिर इन बाकी मिनिस्ट्रीज का क्या काम रहेगा। इनफैक्ट आपके जो व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, मैं उनको इनकरेज करूंगी ये एक अपने लिए क्विज करने के लिए, बिना चीटिंग किए क्या बता सकते हैं विदाउट चेकिंग कि भारत का फूड मिनिस्टर जो है उनका नाम क्या है या कॉमर्स मिनिस्टर का नाम क्या है, ये बता दो। This problem of localizing everything in one nodal point is where the problem started, और यही प्रॉब्लम वैक्सीन्स के साथ हुई थी और यही प्रॉब्लम अब हुई है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने प्रॉमिस किया था तो जी अब तो देना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपल्शंस आर फर्स्ट, पहले हमें अपने लोगों को खिलाना होगा, उसके बाद किसी और को खिला सकते हैं। पर ये जो इंटरनेशनल लॉस ऑफ फेस है, that looks very bad. It is very bad optics, it is bad perception कि मैंने आपको वायदा किया था कि हाँ भाई मैं इतने मिलियन टन आपको सप्लाई कर सकता हूँ, और उसके कुछ घंटे बाद मैं कहूँ कि नहीं जी ये सारे शिप रोक दो, ये तो सामान नहीं जाएगा। So I think that is the bigger problem over here. इन्फ्लेशन इसके 2 भाग हैं, वेरी क्विकली टू आंसर योर क्वेश्चन। तो एक है फूड इन्फ्लेशन, है ना, इसका अपना वेव होता है, एक राइज होता है, फॉल होता है। उस नेचुरल कर्व में जैसे आउटपुट बढ़ेगा फूड इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा। बट इसका जो दूसरा पार्ट है, जो बहुत स्टिकी पार्ट है, दैट इज हियर टू स्टे। आप जो भी रोजमर्रा के गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, बिस्किट का पैकेट हो, सर्फ का बॉक्स हो, आप पेट्रोल जितना भरवाएं, आप अगर घर में काम करवा रहे हैं, सीमेंट की प्राइसेस, ये सारी चीजें अब बढ़ने वाली हैं और बहुत बहुत बड़े परसेंटेज से बढ़ने वाली है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो महंगाई है, वो महीने दर महीने बढ़ती जाएगी। एक मेरा जस्ट एक सवाल था मिताली से कि एक न्यूज़ आइटम देखा था मैंने कुछ, आई थिंक लास्ट हफ्ते ही हमने इस पे भी बात भी थोड़ी सी की थी कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, क्योंकि 1/3 जो हिस्सा है दुनिया का व्हीट सप्लाई का वो वहाँ से आता है, रशिया और यूक्रेन से। तो वॉर होने की वजह से सप्लाई चेन्स टूट गए काफ़ी, और उसकी वजह से इंडिया को एक तरीके से एक डेस्टिनेशन देखा जा रहा था व्हीट सप्लाई के लिए, और उसकी वजह से काफ़ी फॉरेन बायर्स आने लगे थे यहाँ पे हमारा व्हीट खरीदने के लिए, और उसकी वजह से प्राइस राइज होने लगा था। मतलब काफ़ी हद तक फार्मर्स को अच्छा एक तो कीमत भी मिल रही थी, लेकिन हमारे लिए कंज्यूमर्स के लिए भी वो प्राइस बढ़ रहा था। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है बैन का, एक्सपोर्ट बैन का? देखिए मेघनाथ, इंडिया इज अबाउट द 7th largest in terms of production. So we are not right in the top 3, but we are one of the top 10 for sure. यूक्रेन का जो आपने मुद्दा छेड़ा है, तो इट्स नॉट जस्ट व्हीट, इनफैक्ट इंडिया को फर्टिलाइजर पे भी बहुत इम्पैक्ट होगा। तो जो फार्मर्स हैं उनको ड्यूअल इम्पैक्ट होने वाला है। एक, उनका अपना क्रॉप आउटपुट का अब कुछ क्लैरिटी नहीं है, और दूसरा फर्टिलाइजर प्राइसेस। एक्सपोर्ट बैन से क्या हुआ है कि अब मंडियों में जो प्राइसेस हैं वो गिरना शुरू करेंगी, तो जो प्राइस राइज आप देख रहे थे वो थोड़ा थमेगा। फार्मर्स के लिए ये इतना बुरा आउटकम नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में ही उनको इतने बायर्स मिल जाएंगे, फूड कॉर्पोरेशन उनसे खरीद लेगा, तो उनके प्राइसेस बनाए रखे जाएंगे। हमारे लिए आटा जो है उसका दाम थोड़ा कम होगा, बट आई थिंक यू आर राइट, प्राइस राइज दे के डेफिनेटली गवर्नमेंट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ होगा। बट आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम वाज दैट उनको
ठीक तरह से आकलन नहीं था कि हमारा आउटपुट कितना है और हमारा आउटपुट कितना हो सकता है, एंड दैट इज प्राइमरीली बिकॉज लास्ट ईयर वाज अ रिकॉर्ड ईयर इन टर्म्स ऑफ व्हीट आउटपुट. What a planning government would be to see that there is a food crisis. एक देश है जहां से व्हीट बनता है, वहां पे वॉर है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा आउटपुट क्या हो सकता है, हम अपने देश के लोगों के लिए कितना बचा कर रख सकते हैं, उसके बाद आप आगे के स्टेप्स सोचेंगे. ये नहीं कि आपने धड़ल्ले से बोल गया हाँ भाई हमने पिछले साल दिया था, इस साल भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके 24 घंटे बाद नहीं छोड़िए. इसमें आपने जो महत्वपूर्ण बात कही, इशारा किया जो कीमतों का, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सीरियल्स अनाजों की जो इन्फ्लेशन है उसमें गेहूं का इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा रहा है. तो वो भी एक चीज़ है जिसकी वजह से शायद ये फैसला लिया गया. लेकिन मेरा सवाल ये है, और मैं चाहूँगा कि इस्लाम साहब भी इस पर अपनी बात रखें, कि सरकार के रिएक्शन में मिताली बड़ा एक नीजर जैसे प्रतिक्रिया आती है कि ताबड़तोड़ तत्काल बिना सोचे समझे पहले एक फैसला हो जाता है, फिर उसको करेक्ट करने के लिए दूसरा फैसला आ जाता है, और ये एक कंटिन्यूएशन में है. अब इस सरकार के कई फैसलों को अगर आप देखें तो नीजर रिएक्शन उसका एक ट्रेडमार्क स्टाइल हो गया है. आप चाहे लॉकडाउन लगाने के फैसले को देखें, आपने इशारा किया जब वैक्सीन की लगाने की बात आई, किस तरह से सेकेंड वेव के पहले इसको ख़त्म मान लिया गया, अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे. अच्छा, सब कुछ टॉप लेवल से ही होता है, इसलिए नीचे के लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही भी फिक्स नहीं कर पाते हम लोग. ये चीज़ आप इस तरह का नीजर रिएक्शन आप देखेंगे कि नोटबंदी जैसे बहुत बड़े फैसले में भी रहा कि अचानक से आपने नोटबंदी कर दी और उसके बाद आपने 60 दिन के अंदर में 100 से ज़्यादा फैसले बदले, पॉलिसी के लेवल पे चेंजेस किए कि अब ये करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर माइंड अप्लाई नहीं किया किसी फैसले में, और वो भी इतने बड़े फैसले में जिससे 130 करोड़ की आबादी उसकी चपेट में आती है या उससे प्रभावित होती है. मैं इस्लाम साहब से जानना चाहूँगा इस पर, ये एक फ़ैसला है और इसके तमाम और फैसलों पर सरकार के इस तरह के रवैयों को आप कैसे आकलन करते हैं? नहीं, वो तो असल में मैं अभी पिछले दिनों हरियाणा में था, रोहतक के आसपास. तो मजे की बात है, आपको पता नहीं कैसा लगेगा, वो किसान, एक बहुत बुजुर्ग किसान थे, कहा कि ये शेख चिल्लियों की सरकार है. ये गांव में एक कैरेक्टर, एक पुरानी कथाओं में कैरेक्टर होता है कि वो किस वक्त क्या फैसला करेगा, जोश में आके, आप नहीं जानते हैं. मिताली जी से मैं ये जानना चाह रहा था कि 14 मई तक जो खोला गया फिर एक बार, यानी फैसला फिर एक बार बदला गया है. ये सिर्फ 2 फैसले नहीं, यू टर्न जो है ये जलेबी बन जा रही है, जलेबी. ये यू टर्न नहीं है. यानी आपने कहा सारी दुनिया को खिला देंगे, और उसमें एक अनस्पोकन स्टेटमेंट था कि देश को नहीं खिलाएंगे, सारी दुनिया को खिला देंगे. उसके बाद ये था हम इसको रोक देंगे. लेकिन फिर उसके बाद 14 मई तक आपने खोल दिया. क्या इसकी वजह यह है कि वो सारा अनाज मध्य प्रदेश से पहुंचा था? मैं जो अखबार पढ़ता हूँ 4-5, उसमें जो मैंने देखा कि 4000 ट्रक मध्य प्रदेश से पहुंचे हुए थे, और 3 जहाज जो आधे भर गए थे वो इजिप्ट जा रहे थे, लेकिन गेहूं मध्य प्रदेश के किसानों का था ज्यादा. तो एक बार फिर यू टर्न को जलेबी बनाने में क्या वो वजह भी हो सकती है कि वो तो अपनी पॉकेट बोरो है मध्य प्रदेश? I think in this particular decision it was more about international optics, है ना, क्योंकि एक था कि आपने कमिटमेंट करी है, तो जैसा कि आपने इजिप्ट की बात करी, तो इजिप्ट की शिपमेंट निकाल दी गई है, दैट हैज बीन क्लियर्ड बिकॉज सम ऑफ दीज वर agreements that were already struck. You cannot then turn around and say मैं ये नहीं करूंगा. और दूसरी बात है इंटरनेशनल ऑप्टिक्स की. जिस दिन ये डिसीजन अनाउंस किया गया, इंटरनेशनल wheat prices soared to a record high globally. And the particular reason that was given was that India's decision to ban exports sees wheat prices surge. इंटरनेशनल ऑप्टिक्स के लिए या इंटरनेशनल ऑप्टिक्स की तरफ, जैसा आप जानते हैं, ये सरकार काफी सेंसिटिव है. इनको नहीं अच्छा लगता है जब इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि बकवास गवर्नमेंट है. इनको बहुत अच्छा लगता है जब ये कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट कैन सेव दिस कंट्री. तो मुझे लगता है दी आई वॉज मोर आउटवर्ड्स देन इनवर्ड्स. डोमेस्टिकली तो वो संभाल लेंगे, जैसे मैंने कहा, क्योंकि मंडी प्राइसेस थोड़ा सा कूल करेंगी, बट देयर इज इनफ डिमांड विद इन द कंट्री. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो यू टर्न काफी बार घूम चुके हैं, मतलब यहाँ से सीपी कहीं और ये सब
पूछ गए। नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर निकल के आती है कि आपने जैसे कहा कि ऐसे नी जर्क जो फैसले होते हैं, जो आपने 2-3 गिना है उसमें, इसमें एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कि हम दुनिया को खाना खिलाएंगे। मुझे लगता है यही बोलने के लिए वो एक स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडिया अब बेसिकली कैसे हेडलाइन हेडलाइन मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए एग्जैक्टली वही बार बार हम वहीं पे आते हैं कि कैसे उसको जुमलाबाजी भी कह सकते हैं, जुमलाबाजी जुमलाबाजी के भी कह माहिर सकते हैं। हैं। अभी तो किसी को जेल में भी डाला ना जुमला बोला तो, बट जो भी फिलहाल हाँ। तो इसका दूसरा जो हिस्सा है मिताली, जो इन्फ्लेशन की बात आ रही है या महंगाई की बात, ये भी एक तर्क दिया गया कि जो वीट बैन को रोका जाएगा तो इससे, आपने भी बताया कि थोड़ा सा मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों को तक पहुंच होगी तो थोड़ा कीमतें कम होगी, लेकिन ओवरऑल जो होलसेल इन्फ्लेशन बहुत टॉप पे चला गया है। तो उस लिहाज से मैं एक बयान जानना चाह रहा था। कौशिक बासु का एक स्टेटमेंट है, आज ट्विटर पे उन्होंने एक जारी किया है, मैं उसको थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसके 2 खतरे हैं। इंडिया इज़ एट अ फिलिप कर्व टर्निंग पॉइंट विथ 2 रिस्क, आइदर स्मॉल बिजनेसेस विल क्लोज एंड एम्प्लॉयमेंट राइज और रिटेल इन्फ्लेशन विल राइज। इनका ये कहना है कि या तो छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे या फिर रिटेल जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर, वो बहुत ऊपर जा सकती है। इसको थोड़ा सा अगर आप हमको, हमारे श्रोताओं को समझा पाएँ कि ये कैसे काम करता है, क्या ये किसी तरह का एक विशेष सर्किल है कि एक बार आप इसमें फंस जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, बहुत सारे पॉलिसी के लेवल पर एक सिंक्रोनाइज बहुत सारे फैसले बदलने होंगे तब जाकर आप राइट पाथ पे फिर से जा पाएंगे, क्या होता है? मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन का अपने हाउसहोल्ड में एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। 2 भाग हैं, है ना। आप रोजमर्रे के जो सब्जियां खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, इस सब के दाम तो बढ़ ही रहे, पर जो दूसरे कॉस्ट हैं, जो आप जिसके बिना घर नहीं चलेगा, वॉशिंग पाउडर के बिना कपड़े नहीं धुलेंगे, पेट्रोल के बिना मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, और मोटरसाइकिल नहीं चलेगी तो घर से बच्चा स्कूल से नहीं आ सकेगा, है। तो ये वाले कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोगों को ये नैरेटिव दिया जाता है कि ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है ना। रशिया यूक्रेन में वॉर छिड़ गई तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो गई। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पिछले 13 महीनों से 13 months वी हैव हैड डबल डिजिट इन्फ्लेशन, आप चेक कर सकते हैं। और फॉर द लास्ट 30 months जो रिजर्व बैंक है, दे रिफ्यूज टू एडमिट इट। आपने इनकी किसी टोन या स्पीच में ये नहीं देखा कि इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम, वी आर वरीड अबाउट इट, महंगाई बढ़ रही है। ये तो अब जाके एक पैनिक सिचुएशन हो गया है, जहां पर मीटिंग के इंटर मीटिंग जिसे कहते हैं, उसमें रेट हाइक हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि नाउ द रिजर्व बैंक इज वेरी वेरी वरीड अबाउट इन्फ्लेशन। जो आपने छोटे बिजनेसेस की बात की, हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं जो कि एक प्रॉब्लम है, बट आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स इज बिजली नहीं है। इतनी सारी लोड शेडिंग हो रही है, कई घंटे हैं जहां पर घर पर बिजली नहीं है, बिजनेसेस में बिजली नहीं है। इसका क्या हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स हैव गॉन अप फॉर स्मॉल बिजनेसेस। फॉर लार्जर बिजनेसेस कोल इंपोर्ट शुरू हो गए। अब जैसे सर बता रहे थे कि जलेबी सरकार है, ये 1 साल पहले इस सरकार ने कहा था वी विल कंप्लीटली स्टॉप कोल इंपोर्ट, हमें बाहर देश से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम जो है बिल्कुल ही दूसरे लाइन पे जा रहे हैं, कोल डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। अब क्या हुआ है? पावर मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट्स और सारे पावर कंपनीज को बोला है भैया इंपोर्ट कर लो, हमारे पास कोल है नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक कोल सप्लाई इतनी है नहीं। और हमारा टारगेट क्या था? 0 कोल इंपोर्ट बाय 2024। 2024 तो दूर है, बट 2022 तक हमारे इंपोर्ट दोबारा शुरू हो गए। नाउ जस्ट इमेजिन द लेयर्ड कॉस्ट ऑन अ स्मॉल बिजनेस। जो बड़े बड़े बिजनेसेस है ना, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, वो बोल सकते हैं हमारे कॉस्ट बढ़ गए हैं, वी आर गोइंग टू रेज द प्रोडक्ट प्राइसेस, आपको कल से बिस्किट पैकेट के लिए 5 रुपए नहीं 7 रुपए देने पड़ेंगे। और जो छोटी बिजनेसेस हैं, जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं, जो बेकरी है, वो इतनी आसानी से ये कॉस्ट पास थ्रू नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका अपना डिमांड ही इतना कम है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन दे आर इन। पहले डिमोनेटाइजेशन ने इनको मारा, उसके बाद जो जीएसटी है इट वाज रोल्ड आउट सो बैडली, उसने मारा। अब दे आर इन अ सिचुएशन जहां पे उनके कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं पर डिमांड ही इतना नहीं है। तो अगर कल को वो अपनी कुकी का पैकेट 10 रुपए की जगह 15 रुपए में बेचना शुरू कर दे, आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे भैया रहने तो, मुझे तो नहीं खरीदना 15 रुपए का बिस्किट। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द स्मॉल कंपनीज। और बीच में आप एक चीज भूल गई, 2 साल जो पैंडेमिक था उसने भी बहुत मारा है बिजनेसेस को। यू आर राइट।
तब तो मतलब बिजनेस ठप तो क्या, बिल्कुल ही शटर डाउन हो गया था, है ना। मुझे मिताली ये आरबीआई का भी थोड़ा समझना था एग्जैक्टली एक्चुअली। जो नीजर्क वाली हम हाँ बात कर रहे थे आरबीआई, अगर जो वो एक झलक उसमें भी दिखा जब अचानक से आरबीआई के गवर्नर ने जब रेपो रेट में चेंजेस की घोषणा की, और फिर हमारे फिनांस मिनिस्टर का ये कहना था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये करने जा रहे हैं, मतलब इसकी ज़रूरत तो थी लेकिन कब होगा कब नहीं होगा, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दे कि हमने एक्चुअली इस पे अंशुमन से भी बात की थी, आपको याद होगा। तब उन्होंने रेट हाइक नहीं किया था मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद, कुछ 11 मीटिंग्स तक उन्होंने रेट स्टेबल रखा था, और फिर एकदम सडनली एक और इंटर मीटिंग कर ली और वहाँ पर रेट बढ़ा दिया। और उसमें स्टेटमेंट में जो दिया था आरबीआई का, जो स्टेटमेंट था गवर्नर का, जो स्टेटमेंट उसमें क्लियरली दिया था कि हम रेट हाइक नहीं कर रहे क्योंकि उनको लोगों के पास पैसा पहुंचाना था और उनका स्पेंडिंग बढ़ाना था, और होप करते थे कि उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। लेकिन हुआ तो उल्टा। तो मुझे लगता है कि ये एक आकलन भी बहुत गलत था आरबीआई की तरफ से। तो इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझा पाए मिताली तो। कि जैसा आपने कहा कि कई महीनों तक एक एक ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट था, जो आप बाहर देख रहे थे और जो रिजर्व बैंक कह रहा था, दोनों में कोई मैच ही नहीं था। अगर आप अपने आस पड़ोस के लोगों से बात करें और उनको पूछें कि पिछले 10 महीनों में आपका जो खर्चा है, डेली का खर्चा है, वो क्या बढ़ा है या घटा है, आई थिंक 10 out of 10 people will tell you that costs have gone up, right, on everything that they purchase. पर रिजर्व बैंक का ये मानना था इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, वी आर मॉनिटरिंग इट केयरफुली, वी आर वाचिंग इट, you know, these were the terms that were used, nothing to panic, no reason to worry. और फिर सडनली पिछले 2-3 महीनों में इन्होंने ऐसा उलटफेर किया कि मतलब अब इन्फ्लेशन इनका नंबर 1 प्रॉब्लम हुआ है। एक तो मेघना, दिस इज ऑल्सो टैक्टिकल, राइट, जैसे मैंने कहा 13 महीनों से डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है, बट व्हेन यू टर्न नाउ यू कैन से ये देखिए रशिया यूक्रेन में दिक्कत हो गई, इसकी वजह से द होल वर्ल्ड इज वरिंग, सब जगह तो फूड प्रॉब्लम हो रही है, सबका कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है, हमारा भी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है। सो नाउ यू आर रिएक्टिंग विद पैनिक, बट यू आर मेकिंग इट अ ग्लोबल प्रॉब्लम कि आपने तो टाइम से रिस्पॉन्ड कर लिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब प्रॉब्लम पड़ी है तो ठीक है हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि I saw this in 2008 as well. Inflation rises around that period. The Reserve Bank can do very limited things. वो beyond a point ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बार बार रेट चढ़ाते जाएंगे, उससे ब्रॉडर इकोनॉमी में इतना इमीडिएट और इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं होता है। क्योंकि सच बताएं तो पिछले 2 साल में लोन ऑफ टेक कम हुआ है, लोग इतने लोन नहीं ले रहे हैं 2 व्हीलर्स खरीदने या 4 व्हीलर खरीदने या घर खरीदने। द लोन्स देमसेल्व्स हैव बीन गोइंग डाउन। तो आप इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाते रहेंगे, बट व्हाट यू नीड इज फिस्कल मतलब जो हमारी सरकार है उन्हें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। There should be some tax cuts that come in. There should be some kind of relief that is given for spending. And of course, the biggest problem जो मैं मतलब थक गई हूँ बोल के, नौकरी, jobs. Where are the jobs? If you don't create jobs, as Professor Basu said, where are people going to spend from, and how are they going to run their households? मिताली जी, एक और जो बड़ा धोखा हो रहा है कंज्यूमर के साथ, कि शायद आपके पैकेट का दाम उतना ही है, साइज भी उतना है, लेकिन उसमें 25 ग्राम सामान कम हो गया है, उसमें 20 ग्राम सामान कम हो गया है। यानी धोखा किस लेवल पर हो रहा है कि पूरे देश को ये माना जा रहा है कि ये बेवकूफों का देश है और इनको आप सबको एक साथ बेवकूफ बना सकते हैं। Yeah, no, I agree with you, but कंपनीज ने ये बात छुपाई नहीं है। ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने खुल के बोला है कि देखिए कॉस्ट बढ़ रहे हैं, हम अब इसको नहीं अब्सॉर्ब कर सकते हैं, तो जो साइज है हम कम करेंगे। बट द थिंग इज ये लोग कर सकते हैं। मार्केटिंग का भी एक तरीका है कि भाई उतने ही दाम, लोगों को ये एहसास ना हो कि भाई उनकी जेब से ज़्यादा खर्च हो रहा है लेकिन उनको मिलने वाली क्वांटिटी कम हो गई है। थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को बता दें, दर्शकों को बता दें कि इसके आगे का हिस्सा जो है वो हमारा अब ऑडियो पर पूरा पॉडकास्ट कंटिन्यू रहेगा, वीडियो का हिस्सा बस इतना ही होगा। मेघनाथ, इससे पहले कुछ जो हमारे अनाउंसमेंट है वो एक बार कर
दें, फिर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। एक कमेंट करना चाहूंगा फिर अनाउंसमेंट करूंगा। एक कमेंट ये है, एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आपके प्राइसेस कंपनीज तो बढ़ाते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन कम होता है तो वो बढ़े हुए प्राइसेस ही रहते हैं, वो घटाते नहीं है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट आउट करना, बार बार पॉइंट आउट करना। तो अभी वीडियो पे ये खत्म हो रहा है तो मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ। ये जब आप देख रहे हैं तो इस वक्त अभिनंदन लंदन में है। 21 मई को वो एक सब्सक्राइबर मीटअप करेंगे पार्क प्लाजा के आसपास, कहीं तो भी होगा वो। आप subscription@newslaundry.com पर उसको लेटर लिख सकते हैं और उनसे मिल भी सकते हैं। मनीषा जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो सिडनी में 29 को और मेलबर्न में 4 तारीख को सब्सक्राइबर मीटअप है। वहाँ पे भी आप subscription@newslaundry.com पे एक लेटर लिख सकते हैं और मनीषा से अगर आपको मिलना होगा ऑस्ट्रेलिया में तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे NL सेना प्रोजेक्ट्स चालू है। एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पर्सनली, द योगी हु हैज़ इट ऑल। ये एक्चुअली हम काफ़ी 1 साल से इस पे प्लानिंग भी चालू थी, डिस्कशन भी चालू था कि ये करना है हमको। और ये आप हमारे वेबसाइट पे जाके NL सेना पेज पे जाके इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक आखिरी अनाउंसमेंट, अगर आपको हमें लेटर्स लिखने होंगे, फीडबैक देना होगा या फिर हमारा कटाक्ष करना होगा तो podcast@newslaundry.com पर आप हमको एक ईमेल लिख सकते हैं, या फिर हमारा एक वेबसाइट लिंक भी है newslaundry.com/podcast-letters। वहाँ पर हमें लेटर्स लिखिए और हम ये लाइव पढ़ेंगे भी। तो आगे का हिस्सा सुनने के लिए आप ऑडियो पर आएं। आप जहां पर भी अपना पॉडकास्ट सुनते हैं उस सारे प्लेटफॉर्म पर हमारा पॉडकास्ट अवेलेबल है।